बुक है पूरी, ये 3 सेक्शन में बटी हुई है। पहला सेक्शन है कॉमन चैप्टर है, सेक्शन 2 में हमारे 10 चैप्टर है लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, उसके बाद हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर दोबारा से 5 चैप्टर है। तो जो पहला सेक्शन है कॉमन चैप्टर, इसमें से लगभग 30% का पेपर इसमें से आता है। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। सेक्शन 2, क्योंकि हमारा लाइफ इंश्योरेंस का पेपर है, तो सेक्शन 2 में से 50% पेपर आता है, यानी 25 क्वेश्चन लाइफ इंश्योरेंस के आएंगे। तो 30 और 25 लगभग आप और मैं अगले सवा घंटे बाद जब ये सेशन खत्म करेंगे तो आपकी 50 में से 35 से 40 क्वेश्चंस की तैयारी पक्की हो जाएगी। बट इस तैयारी का फायदा अगर तभी है अगर आप, ये बुक आपके पास पहले भी होगी, नहीं भी है तो अपने लीडर से ले लीजिए। तो जैसे मैं चिनाक्षी जी को देख रहा हूँ, तो चिनाक्षी जी पवन जी के साथ है, तो पवन जी के पास ये ऑलरेडी बुक है। मोहित भाटी के अगर मैं देख रहा हूँ तो ये बुक ऑलरेडी प्रशांत के पास है, तो वो इनसे ले सकते हैं। तो सिमिलरली आप सब अपने लीडर से, अपने मैनेजर से बुक ले सकते हैं, उनके पास है। इसके अलावा आप जाके आईसी प्ले स्टोर पे जाके IC38 मॉक टेस्ट की एक ऐप डाउनलोड करके, जिसका कि आइकन जो है वो पर्पल कलर का फ्लावर है, तो आप उसको डाउनलोड करके उस पे पेपर्स दीजिए। आपको सिर्फ ये 2 काम करने हैं, ये बुक के पहले 16 चैप्टर पढ़ने हैं दोबारा से, और 4-5 बार पेपर देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पासिंग परसेंट, पास आप 100% हो जाए। क्लियर? एनी डाउट? गौतम जी, एनी डाउट ऑन दिस? So people will keep on joining, so let's start. So kindly give me go ahead, start करें। Should we start or wait for the people to join? सर स्टार्ट हो। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो हम सेक्शन 1 कॉमन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और कॉमन चैप्टर का हम पहला चैप्टर जो है हम वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। व्हेन आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, तो हिस्ट्री, आपको पहले लाइन में से ही क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाएगा कि इंश्योरेंस का ओरिजिन कौन सी कंट्री से हुआ था, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के इंडिया। So the answer is insurance started from Cafe Lloyd Coffee House in London. तो लंदन इज इन यूके। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंश्योरेंस का बिजनेस लाइफ से स्टार्ट हुआ कि जनरल से स्टार्ट हुआ। तो द आंसर इज इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट हुआ था मरीन इंश्योरेंस से, जहाज की इंश्योरेंस, पानी के जहाज की इंश्योरेंस से, मरीन इंश्योरेंस से स्टार्ट हुआ था। और ये कौन से कॉफी हाउस से स्टार्ट हुआ था, वहां पे क्वेश्चन आएगा कैफे कॉफी डे, स्टारबक्स, लॉयड की बरिस्टा। So the answer is Lloyd Coffee House in Barista. Then the history of insurance in India. First life insurance company in India जो अंग्रेजों के टाइम पे भी थी, ओरिएंटल। फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टीटी ऑन। सर आई होप पहली ये सब ये जो भी आप बता रहे हो ये लोग नोट कर रहे हो, बिकॉज एक बार रिवीजन हो जाएगा जाने से पहले उनका। फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, पहली भारतीय बीमा कंपनी थी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस कंपनी। आज भी अगर आप दरियागंज में जाएंगे तो इस कंपनी का आपको बोर्ड दिख जाएगा। ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, नेशनल। ये सारी कंपनियां इंडिया में काम करती थी लाइफ और नॉन लाइफ में 1938 इंश्योरेंस एक्ट के तहत। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में छोटी छोटी बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। तो सरकार ने एक
साथ 100 रुपए वाली है कि गॉड फॉरबिड अगर वो 2 बंदों में से एक परिवार मेरा है तो 50,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे। तो इसको इंश्योरेंस का बिजनेस ऐसे काम करता है। तो इंश्योरेंस की बिजनेस की बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इंश्योरेंस कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्रोसेस बाय विच लॉसेस ऑफ फ्यू, मतलब वो 2 बंदों का नुकसान is shared among those who are exposed to similar kind of uncertain event। उन 2 लोगों का नुकसान 1000 लोगों में बांटा गया जिनको कि ये रिस्क, जिनको भी ये उनको जिनको ये रिस्क था। तो 1000 लोगों को रिस्क था पर वो 2 लोगों को होना था, तो उन 2 लोगों को कंपनसेट किया गया जो पूरे 1000 लोगों ने पैसे दिए। और अगर ये 1000 के 1000 लोग इंश्योरेंस ना देते और वो 2 परिवार को कुछ हो जाता तो उनको खुद से 50-50 हजार रुपये करने पड़ते। सो इसलिए कहा जाता है इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट पूलिंग ऑफ रिस्क। 1000 लोगों ने पैसे पूल किए। तो आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा, लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट? यस, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। फिर जो आपको क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के ऊपर। मैं आपको ये एक एग्जांपल मोबाइल की हेल्प से समझाता हूँ। पहला होता है रिस्क अवॉइडेंस, यानी आपने और मैंने मोबाइल खरीदा ही नहीं, ना होगा मोबाइल, ना होगी मोबाइल की चोरी, हमने रिस्क ही अवॉइड कर लिया। ठीक है। दूसरा होता है रिस्क रिटेंशन। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने आप में से कितने लोगों ने अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवाया है? अंकित, राखी जी, गौतम जी, आपने, या चिनाक्षी जी, मोहित जी, आपने किसी ने अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवाया है? किसी ने नहीं करवाया सर, है? मोबाइल का तो नहीं करवाया। बिल्कुल। तो इसको कहा जाता है रिस्क रिटेंशन। आप मान के चलते कि अगर ये मोबाइल गुम गया तो जो भी ये 25-30 हजार रुपए का मोबाइल है ये मैं रिस्क उठा लूंगा खुद से। इसको रिस्क रिटेंशन भी कहा जाता है और इसको रिस्क सेल्फ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। तीसरा है रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल, जिसमें कि आप अपने मोबाइल का बहुत ध्यान रखते हैं, लापरवाही नहीं बदलते, उसमें आपने चिप लगा रखी है, ईएमआई कर रखा है और पूरा इतना ध्यान रखते हैं कि सो दैट कि आपने उसको कंट्रोल कर रखा है। चौथा तरीका है जिसको कि रिस्क ट्रांसफर, रिस्क फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस कहा जाता है, वो होता है इंश्योरेंस, रिस्क ट्रांसफर और रिस्क फाइनेंसिंग। यहाँ पे कि मैं 100 रुपए देके, मात्र 100 रुपए देके अपना 50,000 रुपए का रिस्क कवर करवा रहा था। आपके हाथ में जो भी मोबाइल है, बिलीव में, इसका इंश्योरेंस साल का 500 रुपए से ऊपर का नहीं है। और दिल्ली शहर में मोबाइल सबसे ज्यादा चोरी होते हैं। सिर्फ 500 रुपए देके आप अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आपकी जो इतनी महंगी कार है उसका इंश्योरेंस भी 10-12 हजार रुपए में हो जाता है। तो इसको कहा जाता है रिस्क ट्रांसफर। आपने अपना रिस्क थोड़े पैसे दे के कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, और इसको कहा जाता है रिस्क फाइनेंसिंग। तो ये 4 टेक्निक है। रिस्क अवॉइडेंस, यानी आप क्या चीज ही नहीं है, मोबाइल हमने खरीदा ही नहीं है। दूसरा रिस्क रिटेंशन, जैसे आपने अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है, गुम गया तो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। तीसरा है रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। चौथा है रिस्क फाइनेंसिंग। लास्ट में आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंश्योरेंस सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है। इंश्योरेंस सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इन 24 कंपनी ने लगभग बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है इंडिया में, बहुत से लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया है इंडिया में। ये 24 कंपनी मिलकर साल का लगभग 2 लाख करोड़ का बिजनेस करती है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को फर्दर एक्सपेंशन और डेवलपमेंट में बहुत बड़ी हेल्प करता है। ये 24 कंपनियां मिलकर जो बिजनेस करती है, इनसे बहुत से लोगों के परिवार सिक्योर होते हैं और रिटायरमेंट भी सेफ रहती है। इंडिया में हर व्यक्ति को गवर्नमेंट का प्रोवाइडेड इंश्योरेंस नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जहाँ पे गवर्नमेंट की लाइफ इंश्योरेंस नहीं पहुंच पाती, ईएसआई, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी जाके उन परिवारों को सुरक्षा दे देती है कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनके परिवारों को कुछ मुआवजे के तौर पे मिल जाए। जहाँ तक कोई डाउट है, एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है?
मोहित, चनाक्षी, ज्योति, गौतम, राखी, नो सर। कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे आपको ये लगे पूरी डिस्कशन में कि मेरी पेस तेज है तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि सही चल रहा है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कहीं पे तेज दूंगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अ चैप्टर 1। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 इज ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। टेल मी वन थिंग, आज तक आप जब भी कभी ऐसा कभी आपके साथ जिंदगी में हुआ कि आप कुछ खरीदने गए थे, आपको पसंद आ गया, बट दुकानदार की कही हुई किसी बात की वजह से आप चीज छोड़ के आ गए? ऐसा हुआ कभी आपके जिंदगी में? यस, नो? कभी हुआ ऐसा कि आपको चीज पसंद थी पर दुकानदार ने कोई ऐसी बात कर दी कि आपने छोड़ दिया कि अब रहने दो? मीनाक्षी जी, ऐसा हुआ कभी? या आपके किसी जानकार के साथ ऐसा हुआ है कभी? ओके, सो मेरे को एक दो रिस्पॉन्स आए जहाँ पे लोगों ने बोला हाँ ऐसा हुआ है। तो बिलीव में आपको उसकी कही हुई कोई बात बुरी लगी जिसकी आपको पसंद नहीं आई और जिसकी वजह से आप छोड़ के आ गए। नाउ रिमेम्बर वन थिंग, अब आप दूसरी साइड आ गए हैं। अब आप दूसरी साइड आ गए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कही हुई कोई बात ऐसी ना हो जिसकी वजह से वो छोड़ जाए। तो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस में सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि क्वालिटी क्वालिटी ऑफ सर्विस है कि रिलायबिलिटी, कि जो आपने प्रॉमिस किया है वो आप पूरे और अच्छे ढंग से एक्यूरेटली उसको पूरा कर पाए। देन इज रिस्पॉन्सिवनेस, कि क्लाइंट अगर आपको फोन करे या बात करना चाहें तो आप उसको रिस्पॉन्स करें। एश्योरेंस, आप अपनी नॉलेज के बेस पे, कॉम्पिटेंसी के बीच में बेस में उसको एश्योरेंस दे सकते हैं। एंड बिलीव मी, हर एक की जरूरत अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। आप उसकी जरूरत को समझ के उसके लिए प्लान दीजिए। टेंजिबल, लाइफ इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट जो है वो इनटेंजिबल है, वो दिखता नहीं है। बट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप टेंजिबल रहिए, क्लाइंट आपसे बात कर पाए, आपको सुन पाए, अगर वो आपसे मिलना चाहे तो कभी मिल भी सकता हो। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो लोग पॉलिसियां बंद करा देते हैं वो इसलिए करा देते हैं क्योंकि हमारा एजेंट ही गायब हो गया। बिलीव मी, आपको हमेशा टेंजिबल रहना है। बट कस्टमर सर्विस हमारे लाइफ इंश्योरेंस में कैसे काम करता है? पॉइंट ऑफ सेल, जब आप सेल पे जा रहे हैं, जब आप कॉल पे बैठे हैं, आपने क्लाइंट को उसकी जरूरत समझते हुए उसको सबसे सही एडवाइस करनी है। जब आप क्लाइंट के साथ बैठे उसका प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं या भरवा रहे हैं, आपने इंश्योर करना है कि वो एकदम सही इंफॉर्मेशन भरे, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन ना भरे। जब पॉलिसी कंपनी से इशू हो जाती है तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसकी पहली रिसीट कोरियर करा दें या इंश्योर करें कि उसको डिलीवर हो जाए, और आप उसकी पॉलिसी भी इंश्योर करें कि कंपनी से उसके पास पहुंच जाए। आपको हर साल रिमाइंडर क्लाइंट को भी जाते हैं और आपको भी जाते हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका क्लाइंट हर साल प्रीमियम पे करे। आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा कि एज ए एजेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस दिन खत्म होती है, जिस दिन आप पॉलिसी सेल करते हैं या जिस दिन क्लेम सेटल करते हैं? तो आपके हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस दिन खत्म होती है? कॉल पे है लेकिन बात करना एयरपोर्ट ड्यूटी वो कह रहा मैं सर। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस दिन खत्म होती है? क्लेम के बाद। क्लेम के बाद। तो आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस दिन खत्म होती है, जिस दिन आप चेक उठा लेते हैं, जिस दिन पॉलिसी डिलीवर करा देते हैं, जिस दिन एफपीआर मिल जाती है, या जिस दिन क्लेम सेटल हो जाता है? तो आंसर इज जिस दिन क्लेम सेटल हो जाता है। और अगर आपके क्लाइंट के क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको उसकी ग्रेवरेंस रिड्रेसल में उसकी हेल्प करनी होगी।
और दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। तो आप सब जानते हैं दैट वी हैव टू हैव द वेरी कॉन्फिडेंस इन अवर बॉडी लैंग्वेज, वी हैव टू बी वेरी एक्टिव लिसनर। जो वो बात कह रहा है ये कहना चाहता है वो आपको समझनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। So far any doubt? This is end of chapter number 2। ये बहुत जेनरिक सा चैप्टर है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चंस आते हैं। ये है ग्रेवरेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। इंश्योरेंस के क्लेम के टाइम में कई बार लोगों को इंश्योरेंस की पॉलिसी से दिक्कत आ जाती है। तो IRDA ने एक सिस्टम खड़ा किया जिसका नाम था IGMS। आपको IGMS का फुल फॉर्म आ जाएगा। IGMS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रेवरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये उसका सही वाला फुल फॉर्म है। आपको आएगी इंस्टीट्यूशन ग्रेवरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इंश्योरेंस ग्रेवरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड, ये चौथी ऑप्शन कोई भी आ सकती। तो आपको IGMS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपको IRDA का फुल फॉर्म आ जाएगा, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब भी आपकी कभी क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है तो उसका दो रास्ते हैं, या तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्लेम फाइल केस फाइल कर सकता है। अगर वो इसके तहत करता है तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो केसेस जाते हैं जिनका क्लेम अमाउंट 20 लाख तक है। अगर आपका क्लेम 20 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे है तो आप स्टेट लेवल में जाएंगे। अगर क्लेम अमाउंट 20,000 से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे है तो आप स्टेट लेवल में जाएंगे। और अगर आपका क्लेम अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है तो आप सीधा सीधा नेशनल लेवल पे जाएंगे। आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा कि आपका क्लाइंट है रवि, उसका क्लेम अमाउंट 25 लाख है, तो वो कौन से लेवल पे जाएगा? स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की नेशनल लेवल? तो आपके हिसाब से कौन से लेवल में जाएगा? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल की डिस्ट्रिक्ट लेवल? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल। तो आपको ये वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। आपसे वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फाइल करने के लिए कितनी फीस है? तो केस फाइल करने की कोई फीस नहीं होती। ये एक रास्ता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा जिसमें कि आप केस डाल सकते हैं। और इसमें क्या है कि हिंदुस्तान में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है सबके केस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रेड का, मक्खन का, दूध का, दही का, सब्जी का, जिसको जिस चीज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी, जिससे जिसको कंप्लेंट है वो वहाँ डली होती है। तो हो सकता है कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो IRDA ने ये देखते हुए एक नया तरीका स्टार्ट किया जिसको कहते हैं बीमा लोकपाल, जिसको कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है। आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है बीमा लोकपाल, इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? तो उसका इंग्लिश में मतलब है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। जनरल और हेल्थ के ही केसेस डिस्कस किए जाते हैं, बट इसमें कुछ कंडीशन वो ये है कि आपको कंप्लेंट 1 साल के अंदर अंदर डालनी है। वो जैसे कई बार क्या होता है, आपको कोई भी कंप्लेंट हुई तो आपने पहले कंपनी में डाली, जो भी आपको कंपनी से जवाब आया उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट ओम्बड्समैन में डालनी है। जैसे ही आप ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डालेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपको ओम्बड्समैन से जवाब आ जाएगा। अगर वो आपको जवाब पसंद है या नहीं पसंद है, आपको 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को लिख के बताना है, ओम्बड्समैन को। मैंने ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डाली, मेरे को 1 महीने में जवाब आ जाएगा कि जी आपके ये जो क्लेम डाला था वो सही है और आपको इतने पैसे कंपनी से मिलेंगे। अब मेरे को रिकमेंडेशन अगर एक्सेप्टेड है, उनका डिसीजन पसंद है, तो मैं लिख के उन्हें 15 दिन में हाँ या ना में जवाब दूंगा। और मेरे लिख के देने के 3 महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को वो जो डिसीजन है उसको ऑनर करना। तो मात्र 1 महीने में आपको जवाब आ जाएगा, 15 दिन में आपने लिख के देना है और उसके अगले 3 महीने में
कंपनी से आपको अवार्ड अमाउंट आ जाएगा। बट इसमें एक लिमिटेशन है, वो ये है कि इसमें क्लेम सिर्फ वही जाते हैं जो 20 लाख तक है। अगर 20 लाख से ऊपर का केस है तो वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत वहीं से जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? वहां पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका क्लाइंट है साहिल, उसका केस है 35 लाख का, तो वो कहाँ पे केस फाइल करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। तो कहाँ पे केस फाइल होगा? कोई बता सकता है कहाँ पे केस फाइल होगा? क्लेम अमाउंट इज ऑफ 35 लाख रुपीज। सर स्टेट स्टेट लेवल पे। और आपको एक क्वेश्चन और आ जाएगा वहां पे कि आपका एक क्लाइंट है समीर, उसका क्लेम लाख का है, उसका क्लेम केस कहाँ पे फाइल होगा? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, इंश्योरेंस में भी हो सकता है, ओम्बुड्समैन में भी हो सकता है। बिल्कुल गौतम जी, बिल्कुल सही है। इसके साथ जो है हमारे 3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। इंश्योरेंस रेगुलेट कैसे होता है? इंश्योरेंस का बिजनेस जो इंडिया में रेगुलेट होता है वो IRDA के तहत रेगुलेट होता है। तो आपसे वापस क्वेश्चन आ जाएगा, हु रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया? IRDA, SBI, RBI या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो आंसर इज IRDA इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में देखता है। वहां पे आपको IRDA का फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ जाएगा। तो दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999। अब बात करते हैं 2 एक्ट की। इंश्योरेंस एक्ट 1938। मैं पूरा एक्ट आपको नहीं बताऊंगा, इस एक्ट के सिर्फ 4 सेक्शन जो आपके बहुत काम को बताऊंगा। नॉमिनेशन असाइनमेंट को लेके जो सेक्शन है वो सेक्शन 38 एंड 39 है। ये आप और मैं डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट और नॉमिनेशन को लेके सेक्शन आता है 38 और 39। इंश्योरेंस एजेंट की लाइसेंसिंग और रेम्यूनरेशन से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 40 से 44। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंश्योरेंस एजेंट के लाइसेंसिंग को लेके जो सेक्शन है वो इंश्योरेंस एक्ट में है या IAD एक्ट में है? तो वो इंश्योरेंस एक्ट में है और सेक्शन 40 से 44 है। तीसरा जो लास्ट जो आपने याद रखना है, ये बार बार हम ये तीनों सेक्शन को पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ रिबेट, किसी भी तरह की कोई भी रिबेट कैश में या काइंड में अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 41। सेक्शन 41 गवर्नमेंट का इंश्योरेंस एक्ट का ये कहता है कैश या काइंड में आप किसी भी तरह की कोई भी इंड्यूसमेंट या रिबेटिंग क्लाइंट को नहीं कर सकते। एनी डाउट ऑन दिस? उसके बाद हम इंश्योरेंस एक्ट की बात करते हैं। इंश्योरेंस एक्ट का जो बेसिकली पर्पस है ना, इसका जो पर्पस है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। इंश्योरेंस एक्ट ये IADA की जितनी बातें वो सारी पॉलिसी होल्डर के फेवर में। तो क्लाइंट की एट द पॉइंट ऑफ सेल, सर्विसिंग, क्लेम, कंट्रोल, जितने इसको रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे IADA में लिखे गए हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी लाइसेंसिंग को लेके सेक्शन 40 से लेके 44 ये कहता है कि कौन सा व्यक्ति एजेंट बन सकता है। जिसने भी हिंदुस्तान में 12वीं या 12वीं के बराबर का कोई भी कोर्स किया है वो व्यक्ति एजेंट बन सकता है। कौन सा व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता है?
जो कि माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, क्रिमिनल है, या किसी इंश्योरेंस कंपनी के फर्म डायरेक्टर या एम्प्लॉयज में से है, या किसी ने अगर ट्रेनिंग नहीं करी है तो आपसे एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि इस पेपर को देने से पहले IC38 का जो आप पेपर देने जा रहे हैं, इस पेपर को देने से पहले आपने ऑनलाइन कितने घंटे की ट्रेनिंग करी है? तो आंसर इज 25 आवर्स। ये आपके बेhalf पे आपके मैनेजर्स और आपके लीडर्स कर बैठे हैं 25 घंटे की ट्रेनिंग। सो चिनाक्षी जी, वहां पे अगर क्वेश्चन आ गया कि आप कितने घंटे की ट्रेनिंग कर बैठे हो, तो आंसर क्या होगा? 25, 50 या 75? So 25 hours. 25 आवर्स। थैंक यू। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आपके जो पेपर हो रहा है ये कौन कंडक्ट करवा रहा है? LIC, आपकी अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, IRDA या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो द आंसर विल बी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई। इंश्योरेंस के जितने भी पेपर होते हैं वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कराता है, और कोई नहीं कराता। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पेपर कराता है। जब आप पास हो जाते हैं तो वो आपकी कंपनी में रिजल्ट भेज देते हैं, और आपकी कंपनी उस रिजल्ट के बेस पे आपका कोड जनरेट कर देती है। तो वहां पे अगर क्वेश्चन आ गया कि आपका पेपर ये कौन कराता है, तो आंसर टाटा AIA नहीं होगा, आंसर होगा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये जो आपका लाइसेंस है ये सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है। तो क्या 3 साल बाद आपको दोबारा पेपर देना होगा? नहीं, आपको 3 साल बाद सिर्फ एक ट्रेनिंग करनी होगी 25 घंटे की ऑनलाइन। और एजेंट्स के डूज एंड डोंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हमेशा इसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड द इंश्योरेंस कंपनी। अगर क्लाइंट आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछता है तो आपको बताना होगा। अगर वो आपसे लाइसेंस मांगता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर वो आपसे आपको प्रोडक्ट एकदम सही ढंग से जैसे कंपनी ने लॉन्च किया उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा। अगर क्लाइंट आपसे ये पूछता है कि अपनी कमीशन बताइए आपको कितनी मिल रही है, तो IRDA के हिसाब से आपको वो भी इसमें बतानी होगी। आपको जो चीजें कंपनी ने ऑफर करी है आपको वही बतानी है। आप अपनी तरफ से कोई और ऑफर क्लाइंट को नहीं दे सकते। आप क्या नहीं कर सकते? आप बिना पेपर बिना लाइसेंस के आप इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में से चीज छुपा नहीं सकते या मिटा नहीं सकते। आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन कंपनी को या क्लाइंट को नहीं देंगे। और आप क्लाइंट से कभी भी डिसकर्टियस मैनर्स में डील नहीं करेंगे। एंड आप कंपनी के द्वारा दिए गए रेट्स के अलावा कोई और ऑफर या कोई और रेट क्लाइंट को ऑफर नहीं करेंगे। तो दीज आर समथिंग डूज एंड डोंट्स, वेरी जेनरिक बट मस्ट रीड। पढ़िएगा जरूर क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ये फिर से वही आ गया क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा एज पर विच सेक्शन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट prohibition of rebate is not allowed. So that is as per section 41 of Insurance Act 1938। कैश या काइंड में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप किसी भी तरह की कोई भी क्लाइंट को ऑफर या इंड्यूसमेंट नहीं दे सकते कि सर आप मेरे से 1 लाख की पॉलिसी ले लो, मैं आपको माइक्रोवेव ओवन गिफ्ट कर देता हूँ। सर आप मेरे से 5 लाख की पॉलिसी ले लो, मैं आपको गोवा का ट्रिप दे देता हूँ। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ Excuse me, चैप्टर। हाँ हाँ। sir. 3 years before मैंने इंश्योरेंस का एग्जाम दिया था, एंड रिन्यूअल के लिए मुझे 25 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है। एंड सर ऐसा तो किसी ने गाइड नहीं किया, एंड आई अप्लाइड अगेन फॉर द एग्जाम। तो 3 साल पहले भी आपका टाटा भी था कोड? नहीं सर, LIC के अंडर किया था, LIC। हाँ, तो आपने कंपनी चेंज करवा ली इसलिए पेपर देना पड़ा। ओके ओके ओके। ठीक है।
Thank you, ma'am. So then is Thank you, sir. the last and the very important chapter of the common, that is the legal principle. Remember, insurance is a contract as per Indian Contract Act 1872. उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि as per which contract insurance is a contract. इंश्योरेंस एक्ट, IRDA, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी और एक्ट आ जाएगा। तो इंश्योरेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें दो पार्टीज होती है, कंपनी कॉल्ड इंश्योरर एंड द पॉलिसी होल्डर कॉल्ड इंश्योर्ड। This satisfied all the valid conditions of the contract. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रहती है। क्लाइंट अपना प्रपोजल फॉर्म भर के कंपनी को देता है अपनी डिटेल्स के साथ, और कंपनी उन डिटेल्स के बेस पे वो ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। कंसिडरेशन के रूप में क्लाइंट प्रीमियम देता है। किसी भी दोनों पार्टी एग्री करती है टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है। फ्री कंसेंट मतलब किसी की भी पार्टी के ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है पॉलिसी लेने की या देने की। एंड बोथ द पार्टीज हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। एंड द पर्पस ऑफ द कंपनी इज वेरी लीगल, इट्स एन इंश्योरेंस बिजनेस एंड इट इज लीगल। इसके अलावा दो स्पेशल फीचर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है इंश्योरेंस के लिए, जो जिसके ऊपर कि आपको 100% क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट इज उम्रा फाइट्स, जिसको अटमोस्ट गुड फेथ भी कहा जाता है। अटमोस्ट गुड फेथ दोनों साइड पे अप्लाई होता है। कंपनी की साइड पे ये अप्लाई होता है कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई है आप उसे फुलफिल करेंगे, कि डेथ पे पैसा देना है, मैच्योरिटी पे पैसा देना है, इंसिडेंट पे पैसा देना है, कितने सालों बाद पैसा देना है, जो भी आपने कंडीशन बताई है आप उसको फुलफिल करेंगे। और क्लाइंट के ऊपर ये ऐसे अप्लाई होता है कि आपने जो प्रपोजल फॉर्म भर के दिया है उसमें आपने अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन भर के दी है वो एकदम सही और करेक्ट है। तो अगर कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ करती है तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। कोई भी फैक्ट जो कि मटेरियल है इंश्योरेंस करने के लिए आपको बताना ही पड़ेगा, जैसे कि क्लाइंट का हाइट, वेट, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी हॉबीज, उसका बेल्ट, ये सब मटेरियल है और आपको सही बताना पड़ेगा। उसको क्या नहीं बताना, मेजर्स इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द रिस्क। अगर वो रोज योगा करता है, एक्सरसाइज करता है कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, तो ये उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स विच इंश्योर्ड डज नॉट अवेयर हिमसेल्फ इज अवेयर ऑफ। अगर क्लाइंट को खुद ही नहीं पता कि उसको बीपी है, शुगर है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे फैक्ट जो थोड़ी सी बातचीत करके कंपनी पता लगा सकती थी, तो वो भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। और जो चीजें मैटर ऑफ लॉ है वो भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं इंडियन मिलिट्री में काम करता हूँ, मेरी पोस्टिंग जो है वो कारगिल में है, तो वो थोड़ा सा बातचीत करके मेरे से पता करा सकते हैं कि मैं वहां पे क्या काम करता हूँ। और जो भी चीज एज पर मैटर ऑफ लॉ है वो कंपनी को पता होती है, वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें उसको बताने की जरूरत नहीं है। बट अटमोस्ट गुड फेथ अगर आपने ब्रीच किया है, अगर आपने कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जो बतानी चाहिए थी और आपने नहीं बताई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसीडर्ड एज नल एंड वॉइड। उस केस में क्लेम नहीं मिलता। तो ब्रीच दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपने छुपाया, आपने बताया ही नहीं। दूसरा होता है आपने बताया बट गलत बताया। क्लाइंट ने बोला मैं एक पैक सिगरेट का पीता हूँ, और उसने ये नहीं बताया कि वो एक पैकेट एक दिन में पीता है या एक महीने में पीता है। मैं तो कहना चाहता था मैं एक दिन में पीऊँ, बट आपने लिख दिया एक महीने में पीता है। तो वो इनोसेंट या फ्रॉडुलेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो सेकंड, पहला प्रिंसिपल था अटमोस्ट गुड फेथ। दूसरा प्रिंसिपल जो है दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बिलीव मी, इंश्योरेंस का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि हम आपको प्रॉफिट कराएं या हम आपको फायदा दिलवाएं। इंश्योरेंस का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको नुकसान ना हो।
इंश्योरेंस का पर्पज ये नहीं है कि आप इससे मुनाफा कमाएं और अमीर बन जाएं। इंश्योरेंस का सिर्फ ये पर्पज है लाइफ इंश्योरेंस में कि जो व्यक्ति चले गया है उसके ना रहने से जो आपको फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है वो हम कवर अप कर दें। या जैसे अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है तो गाड़ी की इंश्योरेंस के क्लेम का ये पर्पज है कि आपकी गाड़ी का जो खर्चा हुआ है वो हम आपको कंपनसेट कर दें। उसका ये मतलब ये नहीं होता कि 5,000 रुपये का खर्चा हुआ आपने 50,000 रुपये का बिल देके फायदा बना लिया। ये पर्पज बिल्कुल नहीं है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कहना ये है कि नॉमिनी और इंश्योर्ड का आपस में फाइनेंशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंश्योर्ड का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी में यानी इंश्योरेंस में। और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। जब आपने पॉलिसी ली इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब होना चाहिए। बट जनरल इंश्योरेंस में ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्लेम और एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी दोनों समय होना चाहिए। ये आपको बात क्लियर हुई? मैं आपको दोबारा एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। आप में से कभी किसी ने सेकंड हैंड कार खरीदी है? यस नो यस नो। प्रदीप यादव जी, राखी जी, गौतम जी, कभी किसी ने सेकंड हैंड कार खरीदी है? हाँ ना। ज्योति जी, मीनाक्षी जी, सर नहीं खरीदी। कोई बात नो नहीं। सर। सर कभी कोई सेकंड हैंड चीज खरीदी है जो कि इंश्योर्ड थी? स्कूटर, बाइक, कुछ भी नहीं। तो होता क्या है, जब आप सेकंड हैंड कोई चीज खरीदते हैं तो आप उसकी आरसी जो होती है रजिस्ट्रेशन कॉपी वो ट्रांसफर करवा लेते हैं। गौतम जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो होता क्या है, जब हम सेकंड हैंड कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसकी आरसी रजिस्ट्रेशन कॉपी जो होती है आरसी को ट्रांसफर करवा लेते हैं। पर कई बार हम उसकी इंश्योरेंस की कॉपी इंश्योरेंस नहीं ट्रांसफर करवाते। और नॉट टेल मी वन थिंग कि अगर हम इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं करवाएंगे और गलती से अगर क्लेम आ जाएगा तो वो क्लेम किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या उसको मिलेगा जिसके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी अभी चल रही है? किसी को भी नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी तो अभी पॉलिसी चल रही है, वो तो पॉलिसी होल्डर। अगर आप क्लेम डालोगे तो आएगा उसके नाम पे। सर लेकिन ओनर नहीं है ना सर, उस इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उसका। इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो है उसका, कंपनी को क्या पता आपने बेच दी है। आरसी वेरीफाई होगी ना। आरसी वेरीफाई होगी, बिल्कुल सही। तो आरसी जब वेरीफाई होगी तब पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी, ये गाड़ी बिक चुकी है, तो किसी को भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर ये इंश्योरेंस ट्रांसफर करवाई होती तो नए ओनर को मिल जाता है ना गौतम जी? बिल्कुल सर। तो आपको ये ध्यान रखना कि जनरल इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है क्लेम लेते समय और पॉलिसी लेते समय दोनों समय होना चाहिए। और कॉज ऑफ डेथ या क्लेम वही होना चाहिए जो इंश्योर्ड है। मतलब जो जिस वजह का आपने इंश्योरेंस क्लेम डाला है वो वजह पॉलिसी में कवर्ड होनी चाहिए। अगर वो वजह कवर्ड ही नहीं है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब जैसे कई बार हमने हाई शुगर के केसेस में हम ये कह देते हैं कि अगर आपका शुगर की वजह से डेथ होती है तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे। तो आपको इंश्योर करना है कि डेथ की वजह शुगर ना हो। अगर शुगर है तो फिर वो क्लेम नहीं मिलेगा। So this was the end of section 1. We have covered the 5 chapters. Now tell me, any doubt so far in the first 5 chapters we can discuss? Because यहाँ तक आपका लगभग 25 से 30% का पेपर हो गया है। आपको पेपर में पास होने के लिए 17 क्वेश्चन ठीक करने हैं। आपको 35 मार्क्स लाने हैं। 35 मार्क्स का मतलब ये है कि आपको 17 क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो अब तक आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हो गए हैं। कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन प्रोसीड। सर प्लीज कंटिन्यू। ओके गौतम जी।
किसी और को कोई डाउट है? किसी और को कोई डाउट है? हाँ ना? नो सर, प्लीज कंटिन्यू। नहीं है सर अभी तक कोई डाउट। ठीक है सर, आगे शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद next we will talk about इंश्योरेंस। सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ वैल्यू। कार की जनरल इंश्योरेंस में क्या है, जिस भी चीज की हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसकी वैल्यू पता लगाई जा सकती है, बट लाइफ इंश्योरेंस में वैल्यू कैसे पता करेंगे? लाइफ इंश्योरेंस में तो वैल्यू पता लगानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कैसे पता लगेगी? तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो बताई गई थी वो बताई गई थी प्रोफेसर ह्यूबनर से। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इंश्योरेंस की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है और किसने डिवाइस करी थी। तो ये प्रोफेसर ह्यूबनर ने बताया था, और इसका आंसर ये है कि अगर आपके क्लाइंट की एज 40 साल है, आपकी की एज 40 साल है, और हम ये मानते हैं कि उन्हें 60 साल तक 60 साल तक उसकी वर्किंग लाइफ है, और वो 10 लाख रुपए आज की डेट में कमाता है, तो ह्यूमन लाइफ का फॉर्मूला ये है कि उसकी 60 माइनस करंट एज मल्टीप्लाई बाय द पैकेज। तो 60 में से 40 गए 20 साल, और 20 साल इंटू 20 इंटू 10 लाख का उसका पैकेज है। तो मतलब उसकी 2 करोड़ की इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये उसकी 2 करोड़ की ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अब उसकी 2 करोड़ की इंश्योरेंस वैल्यू है, बट इसमें से आप वो खर्चे घटा दीजिए जो उसके अपने हैं। अगर इस 10 लाख में से 2 लाख रुपए उसका खुद का खर्चा है, अगर 2 लाख रुपए उसका खुद का खर्चा है, तो मतलब 20 इंटू 8 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपया वो अमाउंट है जो अगले 20 सालों में वो कमा के अपनी फैमिली को देने वाला है। तो 1,20,000 रुपए का उसका अपना बीमा होना चाहिए। तो 1,20,000 रुपए का उसका अपना बीमा होना चाहिए। दैट इज द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हम इंश्योरेंस में 3 तरह के रिस्क कवर करते हैं। द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की बहुत जल्दी डेथ हो जाए। रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, अगर गलती से ज्यादा जी गए तो, और अगर रिटायरमेंट का आपने प्रोविजन नहीं बनाया। एंड लिविंग विद द डिसेबिलिटी। ये 3 तरह की हम रिस्क लाइफ इंश्योरेंस में कवर करते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस की हाउ लाइफ इंश्योरेंस डिफरेंट फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस, वेयर जनरल इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। जनरल इंश्योरेंस के केस में जितने का नुकसान हुआ है क्लाइंट को वो भरपाई होती है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो आपने पहले डिसाइड कर लिया है कंपनी के साथ, वो अमाउंट आपको पूरा दिया जाता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है जितने भी अमाउंट का नुकसान है वो आपको दिया जाएगा, ना मोर ना लेस। आपको जितने आपको जैसे हम कार की इंश्योरेंस कराते हैं और कभी कार का क्लेम आ जाए, जितना आपने क्लेम डाला है वो मिला जाएगा। बट एश्योरेंस वो अमाउंट है जो आपने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि इतने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना। जनरल इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम हर साल चेंज होता है, बट लाइफ इंश्योरेंस में का प्रीमियम सेम रहता है। प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 1000 लोगों ने 100 रुपए इकट्ठे करके पूल बनाया। इस चैप्टर में इससे ऊपर कोई नहीं है, ये चीज मेन थी। इसमें अब तक कोई डाउट है? या आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा। प्रोफेसर हुबनर ने बनाया था,
और प्रोफेसर हुबनर ने इसके बाद इसका फॉर्मूला आ जाएगा वर्किंग एज 60 माइनस करंट एज इनटू जो उसका अभी का पैकेज है। प्लस आपको इंश्योरेंस का फर्क का क्वेश्चन आ सकता है जरूर कि इंश्योरेंस लाइफ और जनरल में क्या फर्क है। So let's start with the next chapter. Now the next chapter is all about the financial planning. Okay, so I will take help from my friend Gautam. Gautam, आप कहाँ रहते हैं गौतम? मयूर विहार में रहते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो सर मुझे ये बताइए, अगर आपको एक दिन में मयूर विहार से, पहले नहीं आना, एक दिन में ही आना, एक दिन में अगर आपको मयूर विहार से झंडे वाला आना हो तो आप कैसे आओगे? पहले नहीं आना। पहले नहीं आना, एक ही दिन में आना। कैसे आएंगे? आई डोंट नो सर, आप बताइए। यानी आप तो बताइए कैसे आ सकते हैं? एक दिन में आना है, बड़ी आराम आराम से आइए। तो आराम, बहुत ज्यादा आराम से आना पड़ेगा सर। बहुत ज्यादा आराम से आना है। कैसे आएंगे? पैदल आ ट्रिक जाएंगे? क्वेश्चन नहीं है ना सर ये। हैं? चल के आएंगे वहां से 24 चल घंटे के के अंदर आएंगे? अगर पहुंचना है तो। चलिए ठीक है। ये बताइए, अगर आपको अपने घर से 2 घंटे में आना तो कैसे आएंगे? मेट्रो से निकल जाएंगे। 2 घंटे में आना तो मेट्रो से निकल जाएंगे। मेट्रो यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको अपने घर से 1 घंटे में आना तो कैसे आएंगे? ओला यूज कर सकते हैं अपना व्हीकल। ठीक है। तो यानी एक चीज समझिए, आपका एंड स्टार्ट डेस्टिनेशन और एंड डेस्टिनेशन डिफाइंड था। जैसे जैसे टाइम फर्क आता गया वैसे वैसे आपका मोड ऑफ ट्रेवल बदलता गया। यही हुआ ना सर? हाँ जी। तो उसी तरह क्या है कि जैसे हर की लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल हर व्यक्ति अपने बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए प्लानिंग करता है। हर व्यक्ति अपनी 55 से 60 साल के बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है। बट ये डिपेंड करता है कि वो प्लानिंग कब शुरू कर रहा है। तो जितना उसके पास अवेलेबल टाइम होगा उस हिसाब से उसका मोड ऑफ कहाँ पे वो पैसे लगा रहा है वो बदल जाएगा। अगर आपने 5 साल में अपने बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज की प्लानिंग करनी है तो होपफुली आप शेयर्स में या किसी ऐसी जहाँ पे लगाओगे जहाँ पे जल्दी पैदा हो जाए। बट अगर आपके 15 से 20 साल तक, तो आप माइट भी आप इंश्योरेंस या कोई और इन्वेस्टमेंट टूल चूज करोगे। So life financial planning is all about identifying one's goal, translating them into the financial goal and managing these goals. आपको आपका गोल पता होना चाहिए, उस गोल में आपको कितना पैसा चाहिए ये पता होना चाहिए, और आपको कब तक पहुंचना है ये पता होना चाहिए। जैसे आज की डेट में लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स ये होते हैं कि हमने फैमिली के साथ इंडिया में वेकेशन पे जाना है या एलसीडी प्लेयर लेना है। लोगों का मीडियम टर्म गोल ये होता है कि हमने अपना घर खरीदना है या हमने अब्रॉड जाना है फैमिली के साथ वेकेशन पे। और आजकल लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स है कि बच्चों की बिग फैट वेडिंग करनी है या अपनी रिटायरमेंट के लिए 1.5-2 करोड़ का प्रोविजन बनाना है, तो वो है। हर एक की लाइफ साइकिल के हिसाब से गोल अलग होते हैं। आज की डेट में जो 25 साल के व्यक्ति का गोल है वो 40 साल वाले का नहीं होगा, और जो 40 साल वाले का गोल है वो 60 साल वाले का नहीं होगा। तो आपकी लाइफ के स्टेज के हिसाब से आपके गोल्स फर्क हो सकते हैं। एग्रीड ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस नो ज्योति जी, क्या कहते हैं आप? डेफिनेटली सर। तो हर एक की लाइफ स्टेज के हिसाब से उसका गोल डिफर रहेगा, और आपकी डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में कवर,
हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कहाँ पे पैसे लगाएं, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। आपकी रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर क्लाइंट जल्दी गलती से ज्यादा जी गया तो उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, एंड टैक्स प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, और फाइनेंसिंग जो आपकी नीड्स हैं उनके लिए अगर आप जो चीजें खरीदी तो आप उन्हें कैसे लोन पे ले रहे हो, कहाँ से लोन पे ले रहे हैं, ताकि आपको सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा लोन दिलाया जाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, जब हम रिस्क की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम सिर्फ लाइफ की बात नहीं करते, हम आपकी लाइफ, हेल्थ और जनरल लाइफ की, हेल्थ की और आपके घर की, तीनों की इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो फिर जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने जाओगे किसी, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, आप उसकी हेल्थ इंश्योरेंस की, और आप उसकी गाड़ी की, उसके घर की, उसकी, आप उस सारी इंश्योरेंस बात करेंगे। So this is all about the financial planning. So now let's start with the product. This is product, product insurance. Believe me, जो आपको सबसे पहली बार क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा, आर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंटेंजिबल। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर इंटेंजिबल, ये दिखते नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस क्या फायदा दे रही है, देखने के लिए आपको या तो पॉलिसी की मैच्योरिटी तक जीवित रहना पड़ेगा या क्लाइंट को बीच में मरना पड़ेगा, भी फायदा क्या है। सच में आपको आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो आपको इसका बेनिफिट दिख जाएगा, तो वो आपको, तो क्वेश्चन है इट्स इंटेंजिबल और टेंजिबल, इट्स इंटेंजिबल। सबसे बिग प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल है दैट इज द टर्म, वो प्लान जिसमें मैं एक लंबी समय के लिए आपका बीमा कर दिया जाता है और आपसे बहुत बड़ा सा अमाउंट चार्ज किया जाता है। अगर क्लाइंट उस पूरी पॉलिसी की ड्यूरेशन में जिंदा रहता है, अलाइव रहता है, तो उसको मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलता, और अगर उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म में, तो उसको एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट मिलता है। तो उसको नहीं सर, फैमिली टर्म इंश्योरेंस इज वैलिड फॉर a certain death benefit to the nominee in case the unfortunate dies, life insurer dies। तो ये, बट लोगों ने जब ये प्लान लेना शुरू किया तो उनको इसमें, इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर हम जिंदा रह गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इसके 3 नए वेरिएंट आ गए। पहला आया है जिसको कहा जाता है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। इस डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस के 3 नाम और हैं, इसको मॉर्टगेज रिडम्पशन, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस या प्रोटेक्टर, इन 3 नाम से जाना जाता है। मॉर्टगेज रिडम्पशन, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस या लोन प्रोटेक्टर। ये बेसिकली आपको होम लोन के साथ दिया जाता है। जो जो भी आपका लोन प्रोवाइडर है आपको वो ये इंश्योरेंस देता है। जैसे जैसे आप अपना लोन रीपे करते हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है, और गॉड फॉरबिड अगर लोन रीपे करते हुए क्लाइंट की डेथ हो जाती है, तो इस पॉलिसी की रिडम्पशन, इस पॉलिसी से कंपनी अपना सम एश्योर्ड निकाल लेती है, और अगर कुछ बैलेंस बचता है तो दे देती है। एनी डाउट? तो इसमें क्या है कि उसको ये बेसिकली कंपनी को इसलिए सेव कर लेता है कि उनका लोन में डिफॉल्ट नहीं होता, और फैमिली के इस फायदे क्या है कि अगर क्लाइंट की डेथ हो गई, अगर क्लाइंट की डेथ हो गई तो उनको पॉलिसी, उसको उनको प्रॉपर्टी से बेघर नहीं होना पड़ेगा। वो जो पॉलिसी उसने ली थी उसकी ही मैच्योरिटी, उसके डेथ बेनिफिट से कंपनी अपना लोन का अमाउंट ले लेगी और ये घर उनका हो जाएगा। दूसरा वेरिएंट है उसको कहा जाता है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। जैसे जैसे क्लाइंट की लाइफ आगे बढ़ती है, उसकी जरूरतें आगे बढ़ती है, तो जैसे जैसे उसकी जरूरतें आगे बढ़ती है तो उसका सम एश्योर्ड भी बढ़ता रहता है। और जो तीसरा वेरिएंट है वो ये है कि अगर क्लाइंट मैच्योरिटी सर्वाइव कर है तो मैच्योरिटी तक उसने जितने भी प्रीमियम दिए हैं तो वो सारे रिफंड मिल जाएंगे।
then then we talk about the whole life plan. Whole life plan is the plan जहाँ पे आपकी whole life की coverage कर दी जाती है up to the age of 100, और 100 तक का ये टर्म प्लान होता है। इसका प्रीमियम टर्म प्लान से ज्यादा होता है बिकॉज इसमें कवरेज आपको 100 तक दिया जाता है। रेस्ट ऑल प्लान्स आर द different variant of the endowment plan. different variant of the endowment plans are like money back plan, जहाँ पे आपको periodically कुछ समय बाद हर फ्रीक्वेंसी पे आपको एक अमाउंट मिलता है। 4 साल बाद, 8 साल बाद, 12 साल बाद, 16 साल बाद आपको अमाउंट मिलता है। अगली चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। व्हाट इज पार एंड नॉन पार स्कीम, और व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग और विदाउट पार्टिसिपेटिंग प्लान, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर आता है। पार एंड नॉन पार स्कीम, पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज आर दो पॉलिसीज जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती है, एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज जो कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती है उनको पार्टिसिपेटिंग कहा जाता है, और उनके ऊपर बोनस दिया जाता है हर साल, जिसको कि रिविजनरी बोनस बोला जाता है। जो पॉलिसी नॉन पार होती है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होती है, वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, उनके ऊपर आपको बोनसेस नहीं आते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा वहां पे, ये नॉन पार प्लान के बोनस आते हैं यस या नो, तो नॉन पार के ऊपर बोनस नहीं आता। आपको क्वेश्चन आएगा कि पार्टिसिपेटिंग प्लान क्या कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यस वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा बोनस क्या गारंटी है, तो बोनस इज अनाउंस्ड इट बिकम्स ए गारंटी। एक बार हमने कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो वो गारंटी बन जाता है। बट आप और कम पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ये पॉलिसी लेते समय शुरुआत में ही बताया जाता है। So far we have completed the half of the course. We have completed 8 chapter. Any doubt so far? तो हमने अब तक ट्रेडिशनल प्लान में टर्म प्लान किया, हमने एंडोमेंट प्लान किया, हमने पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ट्रेडिशनल प्लान, जो कि सबसे ज्यादा चलता है, जिसको हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस कहते हैं। यूनिट लिंक इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको सबसे पहले यूनिट लिंक के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि यूनिट लिंक प्लान किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किए थे, यूके, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर इज यूके। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें इंट्रोड्यूस हुई है यूके से ही आई है, सिंपल, जैसे मैंने याद रखा। तो जो हमारे इंश्योरेंस का ये जो प्लान, ये यूलिप होते हैं, ये सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्लान है ये। तो हमारे प्रीमियम के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्सपेंस, मोर्टेलिटी, इन्वेस्टमेंट। इन तीनों का ब्रेकअप आपको यूनिट लिंक के प्रीमियम में दिखाया जाता है। अगर आप 100 रुपीज दे रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपका एक्सपेंस कितना है, इसमें मोर्टेलिटी कितनी है और इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। आपको दूसरा क्वेश्चन वहां पे क्या ये आएगा कि क्लाइंट जितना प्रीमियम देता है क्या पूरे का पूरा इन्वेस्ट हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं होता। उसमें से पहले कंपनी एक्सपेंस और मोर्टेलिटी काटती है, तो जो बाकी अमाउंट होती है वो इन्वेस्ट होती है। और वो इन्वेस्ट कहाँ होती है, वो क्लाइंट जो फंड चूज करता है, इक्विटी फंड वो होते हैं जहाँ मोस्टली पैसा इक्विटीज में लगता है। डेट मतलब वो फंड जहाँ पे पैसा गवर्नमेंट के बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड, एफडी, बैलेंस फंड में लगता है। बैलेंस फंड वो होते हैं जहाँ पे मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट दोनों।
मनी मार्केट फंड में कंपनी बहुत थोड़े समय के लिए पैसा पार्क करती है, ये एज इक्वल टू कैश होता है, ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल डिपॉजिट में, कमर्शियल पेपर्स में पैसे रखती है बहुत थोड़े समय के लिए, अगर क्लेम देने हो इसके लिए। 3-4 बातें इस प्लान के बारे में जरूर आपको याद रखनी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है दैट इज बोर्न बाय द यूनिट होल्डर, पॉलिसी होल्डर का रिस्क है, कंपनी का उसमें कोई रिस्क नहीं है। इंश्योरेंस बेयर द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी एंड एक्सपेंस, जो ईएमआई है, जो आपका प्रीमियर का बाइफरकेशन है, ईएमआई ये वाला दिख रहा आपको गौतम जी? तो ईएमआई में आई जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो पॉलिसी होल्डर का है, ई और एम का जो रिस्क है वो कंपनी का है। इन केस ऑफ डेथ क्लाइंट को सम एश्योर्ड या उसकी फंड की जो वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। और मैच्योरिटी पे क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ फंड वैल्यू मिलेगी। एंड यूनिट लिंक प्लान्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। तो यूनिट लिंक प्लान में मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू मिलती है, डेथ पे आपको सम एश्योर्ड ऑफ फंड वैल्यू जो भी ज्यादा है वो मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्लाइंट का है, इंश्योरेंस और एक्सपेंस का रिस्क कंपनी का है। Now let's talk about the implications of life insurance. The मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ये आपसे पूछा जाएगा कि इस एक्ट सेक्शन के तहत आप पॉलिसी ले सकते हैं। सेक्शन 6 के तहत पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें एक मैरिड मैन अपनी वाइफ, बच्चों को या वाइफ और बच्चों सबको नॉमिनी बना सकता है। इसमें पॉलिसी लेने का फायदा ये होता है कि ये पॉलिसी जैसी आप इसमें लेते हैं तो इट गो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ फॉर अटैचमेंट विद क्रेडिटर एंड इवन द लाइफ इंश्योर्ड। मेजोरिटी में कई बार देखा है कि जैसे ही लाइफ इंश्योर्ड की डेथ होती है तो उससे लेने वाले आ जाते हैं और कई बार को केस के पैसे निकलवा लेते हैं। बट अगर आपके पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी डब्ल्यूपी हुई है, केस करने के बाद आप इस पॉलिसी में जा सकते हैं, बिकॉज ये पैसा जो है वाइफ या बच्चों या वाइफ और बच्चों दोनों के नाम पे है और वो सिर्फ उन्हीं के हाथ में जाएगा और उनके बेनिफिट के लिए ही है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी की ओनरशिप जो है वो आप नाम। दूसरी एप्लीकेशन है कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस बेसिकली इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस। जब मैंने बिजनेस इंश्योरेंस की बात करी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी फैक्ट्री ग्राउंड या माल की इंश्योरेंस कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी कंपनी के जो बहुत खास लोग हैं, डायरेक्टर, पार्टनर, सेल्स के प्रोजेक्ट की पर्सन या प्रोजेक्ट या जिन जो लोग जिनके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, हम उनकी इंश्योरेंस करते हैं। कंपनी का मानना यह है कि अगर उनके चले जाने से या उनकी डेथ हो जाने की वजह से अगर कंपनी को नुकसान होता है तो वो इस पॉलिसी के सम एश्योर्ड से पूरा कर देगी। और कम इस पॉलिसी में प्रीमियम कंपनी पे करती है। लिखा हुआ है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी भरेगी और कंपनी जितना भी प्रीमियम भरती है वो अपने खर्चों में दिखा सकती है टैक्स बेनिफिट के लिए। और अगर कोई डेथ पे पैसा आता है, अगर पैसा कंपनी ने दिया है तो कंपनी के पास ही आएगा और वो पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? देन इज द मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस जो हमने पहले किया था, जिसको कि लोड प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। इसको डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं और इसको क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो ये काफी नामों से जाना चाहता है और जितने भी लोग होम लोन लेते हैं उनको उसके साथ ही मिलता है।
ठीक है, so far we have completed the more than 10 chapters. So any doubt so far? कोई डाउट है? गौतम जी, किसी को कोई डाउट है अभी तक कि आगे बढ़े? आगे बढ़िए सर प्लीज, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इंश्योरेंस में जो हम आपसे प्राइसिंग करते हैं, हम प्रीमियम लेते हैं। हमने बोला था सेक्शन 41 के तहत आपको कोई भी किसी भी तरह की रिबेट अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट फ्रॉम द टू विच आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो कंपनी आपको दो रिबेट देती है। फॉर हायर सम इंश्योर्ड, अगर आप कंपनी से एक बड़ी अमाउंट का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो कंपनी उसके ऊपर आपको रिबेट देती है। सेकंड आपको रिबेट मिलता है फॉर द मोड ऑफ पेमेंट। अगर क्लाइंट एनुअल मोड में प्रीमियम पे करता है तो उसको रिबेट दी जाती है एज कम्पेयर टू मंथली मोड। तो मंथली मोड और एनुअल मोड में जो फर्क आता है प्रीमियम का, लगभग 8% का फर्क आता है। तो ये दो रिबेट्स है जो कंपनी अपनी तरफ से क्लाइंट को देती है। जब कंपनी रिबेट देती है तो एट द सेम टाइम कंपनी एक्स्ट्रा भी चार्ज करती है। किस चीज का? पहला है हेल्थ एक्स्ट्रा। अगर क्लाइंट इज नॉट फिजिकली फिट तो क्लाइंट से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाता है। और अगर क्लाइंट की ऑक्यूपेशन में कोई खतरा है तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा के नाम पे। और अगर क्लाइंट किसी तरह का कोई राइडर बेनिफिट लेता है, एक्सीडेंट पे डबल बेनिफिट या परमानेंट डिसेबिलिटी का, तो उससे राइडर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। तो क्लाइंट से जो बेसिकली चार्ज किया जाता है वो ग्रॉस प्रीमियम किया जाता है, नेट प्रीमियम प्लस लोडिंग। लोडिंग मींस एक्स्ट्रा, हेल्थ एक्स्ट्रा, हेल्थ एक्स्ट्रा या ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा या राइडर एक्स्ट्रा। तो इनमें से अगर कुछ भी क्लाइंट ने लिया तो वो लिया जाता है। तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 44 से 47, दैट इज ऑल अबाउट बोनस ओनली ऑन द पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। और बोनस, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बोनस इज द रिविजनरी बोनस, जो आपको हर साल दिया जाता है। क्या बोनस गारंटी है? बोनस वंस डिक्लेयर्ड इज द गारंटी। और तीन तरह के बोनस होते हैं कंपनी में। पहला होता है टर्मिनल बोनस, जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने पे दिया जाता है, चाहे वो डेथ हो क्लाइंट की, चाहे वो पॉलिसी की मैच्योरिटी हो। दो में से जो भी कोई कंडीशन होगी ये उस पे दिया जाएगा, टर्मिनल बोनस। दूसरा बोनस होता है कंपाउंडिंग बोनस, जिसको कि हम चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंडिंग बोनस भी कहते हैं। ये आपके बेसिकली सम एश्योर्ड प्लस बोनस के ऊपर बोनस दिया जाता है। यानी आपको इतने साल के जो बोनस मिल गया वो प्लस आपका सम एश्योर्ड, दोनों को टोटल करके उसके ऊपर बोनस दिया जाएगा। और सिंपल रिविजनरी बोनस होता है जो आपको हर साल आपके सम एश्योर्ड पे मिलता है। तो आपको सबसे पहले वहां पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि आर बोनस इज गारंटी। तो बोनस इज गारंटी वंस इट इज डिक्लेयर्ड। तो कितनी तरह के बोनस होते हैं? टर्मिनल बोनस होता है, कंपाउंडिंग बोनस होता है और सिंपल बोनस होता है। तीन तरह के बोनसेस होते हैं। यहाँ पे नीचे दोबारा लिखा गया है बेयरिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिस्क। बार बार बहुत जगह क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। और इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो हमेशा पॉलिसी होल्डर ही बेयर करता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस और एक्सपेंस का रिस्क बेयर करती है।
Now let's talk about the 12th chapter. This chapter is talk about the proposal and just to ये बहुत important chapter है. Prospectus आपसे क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा. इस prospectus a legal document? Yes. Prospectus is a legal document. It is approved by the insurance IRDA और इसमें उस इंश्योरेंस कंपनी की और प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स दी होती है. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट. मैं यहाँ पे आप सबसे बात करना चाहूंगा. मेरे को अब ये बताइए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? ट्रू या फॉल्स? मोहित भाटी जी, चिनाक्षी जी, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट कॉन्ट्रैक्ट? Is a contract, sir. इससे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होम, कौन सी दो पार्टीज है इनमें? Insurer and insured. आपने ये जो Insurer and कॉन्ट्रैक्ट, insured. आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी के साथ, ये किस बेस पे हुआ था? कंपनी ने क्या देख के कॉन्ट्रैक्ट किया था? आपकी HLV. Proposal form. प्रपोजल फॉर्म. अच्छा, तो चिनाक्षी जी, इसमें जो बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है Yes, दैट इज sir. द प्रपोजल फॉर्म. आपने जो अपनी डिटेल भर के कंपनी को दी, कंपनी ने वो पढ़ने के बाद आपको इंश्योरेंस दिया, तो बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रपोजल फॉर्म. नॉट Okay, टेल मी okay. वन थिंग, आपका और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इस बात का प्रूफ क्या है? Proposal for me. प्रपोजल फॉर्म तो Policy. जमा हो गया. Policy. Okay. Policy. पॉलिसी आपका प्रीमियम जो जा रहा है और पॉलिसी तो जो भी आपने होल्ड की. आपकी प्रीमियम रसीद, आपकी हम्म. करंट ईयर की प्रीमियम रसीद और आपका पॉलिसी बॉन्ड, ये दोनों हम्म. चीजें प्रूफ है कि आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. और आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है दैट इज द प्रपोजल फॉर्म. ओके. ओके, तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजेंट रिपोर्ट. एजेंट को क्या कहा जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? एजेंट आर द प्राइमरी अंडरराइटर. एजेंट इज द फील्ड अंडरराइटर, बिकॉज आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति है जो क्लाइंट से मिलके आए हैं. आपके अलावा कोई भी क्लाइंट से मिलके नहीं आता कंपनी की तरफ से. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्लाइंट के बारे में सारी डिटेल कंपनी को सही सही बताएं. और अगर कभी क्लाइंट कुछ छुपाने को कहता भी है तो आप छुपाए ना, कंपनी को एकदम सही बताएं कि हाँ ये रिपोर्ट है. एंड उसके बाद एक अगर फिर भी कंपनी को लगता है तो कंपनी मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड करवा लेती है, क्लाइंट के मेडिकल्स करा लेती है. इस मूवमेंट पे भी कंपनी की तरफ से कोई भी एम्प्लॉय जाके क्लाइंट से नहीं मिलता. कंपनी की तरफ से कोई भी एम्प्लॉय जाके क्लाइंट से नहीं मिलता. बस कंपनी के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स है वो आती है और कंपनी उसके बेस पर डिसाइड करती है क्लाइंट को देना है या नहीं देना. एक सबसे बड़ी मोरल हैजार्ड रिपोर्ट होती है. मोरल हैजार्ड रिपोर्ट मीन जब क्लाइंट की कंडक्ट और एटीट्यूड और इंटेंशन पे कंपनी को शक होता है. बिलीव मी, अगर क्लाइंट की इंटेंट में प्रॉब्लम है तो उसको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देगी. अगर हमें लग रहा है कि क्लाइंट का पॉलिसी लेने का पर्पज ही ये है क्लेम लेना, तो उसको पॉलिसी नहीं दी जाती. जहां पे कंपनी को दाल में काला लगता है वो वहां पे पॉलिसी मना कर देती. क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था इट्स ए फ्री कंसेंट, किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है. हम एज प्रूफ में क्या क्या ले सकते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में? उसका स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट, उसकी म्यूनिसपैलिटी के रिकॉर्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड. अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका डिफेंस का आईडी कार्ड या बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट ले सकते हैं. हम क्या नहीं ले सकते हैं? जन्म पत्री, राशन कार्ड, घर के बड़े से लिखवा के देखिए या पंचायत से लिखवा के. ये चार चीजें जो पहले चला करती थी पर पिछले 5-6 सालों से बंद हो गई है. आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, कैन वी टेक हॉरोस्कोप एज एडमिट एज प्रूफ? द आंसर इज नो. तो कैन वी टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम द विलेज पंचायत एज एज प्रूफ? नो. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन 2002. 2002 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट.
बट इसको इफेक्ट में आते आते 2005 हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सिर्फ पर्पस इतना था कि इस इंश्योरेंस के बिजनेस में हवाला का, ब्लैक मार्केटिंग का, 2 नंबर का बहुत सारा पैसा इस बिजनेस में आ रहा था। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंश्योरेंस के बिजनेस में ये पैसा आए, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्च कर दिया, जिसमें कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये बोला कि आप अपने क्लाइंट की केवाईसी करवाइए। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म आपको आ जाएगा क्वेश्चन में। तो केवाईसी के तौर पे आपको क्लाइंट की फोटो लेनी है, उसकी एज प्रूफ लेना है, आइडेंटिटी प्रूफ लेना है और एड्रेस प्रूफ लेना है। और अगर उसका प्रीमियम 50,000 रुपए से ऊपर है, अगर उसका प्रीमियम 2 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको उसका इनकम प्रूफ भी लेना है। बट आपकी केवाईसी आपको कब लेनी है? अगर उसका प्रीमियम 50,000 रुपए से ऊपर है। अगर 50,000 से नीचे प्रीमियम है तो आपको केवाईसी भी नहीं लेनी। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि केवाईसी कौन से साल में लॉन्च हुआ था। तो केवाईसी इफेक्ट में आया था 2005 में। तो केवाईसी का पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट इलीगली एक्वायर्ड मनी टू कम इनटू द सिस्टम। केवाईसी में फिर उन्होंने केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, एएमएल का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, और आपसे उसके बाद बात की जाएगी फ्री लुक पीरियड। कई बार हम पॉलिसी दे भी देते हैं क्लाइंट को, बट क्लाइंट को अगर पॉलिसी की कोई टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं आती, तो वो 15 दिन में अपनी पॉलिसी कंपनी को वापस करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। इसको फ्री लुक पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। तो ये 15 दिन कब से स्टार्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये 15 दिन स्टार्ट होते हैं जिस दिन से From the आपको delivery of पॉलिसी policy. मिली। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे 3 तरह के। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि फ्री लुक पीरियड कितने का दिन का होता है? 15 दिन का, 1 महीने का, या 31 दिन का? तो आंसर इज 15 डेज। दूसरा क्वेश्चन आपको ये आएगा कि फ्री लुक पीरियड क्या कब से स्टार्ट होता है? जिस दिन पॉलिसी इशू हो गई उस दिन, जिस दिन आपका कैश, जिस दिन आपका चेक ऑनर हो गया उस दिन, जिस दिन आपको पॉलिसी मिली उस दिन, या जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट कंपनी में दिए उस दिन। तो आंसर है जिस दिन आपको पॉलिसी रिसीव होती है उस दिन से आपको 15 दिन आपके काउंट होते हैं। तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को लिखित रूप में या फोन करके बताना होता है कि मैं पॉलिसी वापस करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो पहले जैसी आपकी पॉलिसी इशू होती है, आपको फर्स्ट प्रीमियम रिसीट इशू होती है, जो कि प्रूफ बनती है कि आपका और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। ये प्रूफ है आपके और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का और टैक्स बेनिफिट के लिए। फिर आपको हर साल पॉलिसी की रिन्यूअल रिसीट मिलती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है और आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कि पूरी कंपनी की उस पॉलिसी की डिटेल होती है। ग्रेस पीरियड के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है। कम आईआईडी भी ये समझता है कि कई बार लोगों की लाइफ में चैलेंज आ जाते हैं, वो प्रीमियम नहीं पे कर पाते, या कई बार लोग इंडिया से बाहर है या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो 30 दिन का या 1 महीने या 31 दिन का क्लाइंट को ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि वो इस ग्रेस पीरियड में इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दे। अगर वो इस ग्रेस पीरियड में इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं पे करता तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इस ग्रेस पीरियड में क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो कंपनी उसको पूरा डेथ बेनिफिट देगी। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे कि अगर क्लाइंट की ग्रेस पीरियड में डेथ हो जाती है तो क्या कंपनी उसको डेथ बेनिफिट देगी? तो यस, द आंसर इज उसको डेथ बेनिफिट मिलेगा। बट अगर वो 1 महीने बाद भी प्रीमियम नहीं देता तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। उस पॉलिसी के सारे बेनिफिट प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, और क्लाइंट अगर चाहे तो उस पॉलिसी को रिवाइव करवा सकता है। तो उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट देने होते हैं, और साथ में जितने साल का प्रीमियम बकाया है वो देना होता है।
तो आप 3 तरह से पॉलिसी रिवाइव करवा सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा चली है तो आप उसको ऑर्डिनरी रिवाइवल करवा सकते हैं। फॉर्म भर के फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए और साथ में जो जितनी भी बैलेंस पेमेंट है वो कर दीजिए। बट अगर आपकी पॉलिसी 3 साल भी नहीं चली तो आप उसको स्पेशल रिवाइवल करवा सकते हैं। और अगर एक और रिवाइवल होता है जिसमें लोन कम रिवाइवल होता है, आप कंपनी से लोन लेके अपनी पॉलिसी का अगेंस्ट रिवाइव करवा सकते हैं। और जो आपने लोन लिया है उस लोन में से आप सबसे पहले कंपनी का प्रीमियम भरेंगे और अगले साल से कंपनी अगले महीने से आप इस लोन की किस्त भी भरेंगे और प्रीमियम भी भरेंगे। तो आपको वहां पे क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि क्या आप लोन्स मिलते हैं, तो यस लोन मिलता है। लोन कितना मिलता है? आपकी सरेंडर वैल्यू का 90%। तो जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है उसका 90% आपको लोन मिलता है। और जिस दिन आप लोन लेते हैं तो आप अपनी पॉलिसी की ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं जिसने आपको लोन दिया है, सो दैट कि अगर आप लोन रीपे करने में डिफॉल्ट करेंगे तो क्लाइंट जिसको ने आपको लोन दिया है वो पॉलिसी सरेंडर करा के अपने पैसे निकाल लेगा। ये बेसिकली इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉमिनेशन का आपसे पूछा जाएगा कौन से सेक्शन के तहत कवर है, तो एज पर सेक्शन 139 इज फॉर नॉमिनेशन। और नॉमिनी आप किसको बना सकते हैं? आप नॉमिनी आप शुरू में बना सकते हैं और बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। बट अगर आपने नॉमिनी माइनर को बनाया है तो आपको एक अपॉइंटी भी बनाना पड़ेगा। तो वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन वी नीड द अपॉइंटी। अपॉइंटी इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द नॉमिनी इज माइनर। अगर नॉमिनी मेजर है तो अपॉइंटी की जरूरत नहीं होती। असाइनमेंट जो है सेक्शन 38 के तहत कवर होती है। और वहां पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि असाइनमेंट कितने तरह की होती है, तो असाइनमेंट 2 तरह की होती है, कंडीशनल और एब्सोल्यूट। बाकी ये इतना डिटेल में आता नहीं है क्वेश्चन नॉमिनेशन असाइनमेंट के, क्योंकि इस चैप्टर में से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर, अंडरराइटिंग। द बेसिक पर्पस ऑफ अंडरराइटिंग इज कि नॉट टेल मी वन थिंग कि जो हमने शुरू में आपने और मैंने 1000 लोगों का ग्रुप बनाया था जिसमें हम सब 100 रुपए डाल रहे थे, क्या आप अलाउ करेंगे उस ग्रुप में ऐसे लोगों को लाना जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक या बीपी है? गौतम जी, क्या आप अलाउ करेंगे? Sir, with extra premium, maybe. नहीं, विदाउट एक्स्ट्रा प्रीमियम आना चाहते हैं वो। नहीं सर, एट पार कैसे हो सकते हैं? हाँ, सो बेसिकली यही था। टू अंडरराइटिंग का पर्पस ये है टू प्रिवेंट द एंटी सिलेक्शन। गलत लोग गलत ग्रुप में ना आ जाए। टू क्लासीफाई द रिस्क एंड इंश्योर द इक्विटी अमंग द सेम रिस्क। सेम तरह के रिस्क वाले एक ग्रुप में रहे और अगर गलत तरह की कोई भी सिलेक्शन ना कर पाए। तो बेसिकली कितनी तरह की लाइफ होती है? फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड लाइफ, जैसे आप और मैं हैं, स्टैंडर्ड लाइफ। देन इज द सब स्टैंडर्ड लाइफ, जिनके ऊपर हेल्थ या ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा लगता है। देन इज द डिक्लाइंड केसेस है। कुछ केसेस, कई केसेस ऐसे होते हैं जो देखते डिक्लाइंड है। आपके क्लाइंट की हाइट है 5 फीट 5 इंच, उसका वेट है 125 और वो हाई शुगर और डायबिटिक और बीपी केस है, वो अपने आप ही डिक्लाइंड है। आपका क्लाइंट है 5'10" हाइट है, 110 किलो वेट है और उसको 2 साल पहले उसकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो वो डिक्लाइंड केस है। और जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपके पास अगर हमारे ग्रुप में वो लोग आना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी बीपी से शुगर से तो वो सब स्टैंडर्ड लाइफ है, तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के आ सकते हैं।
जैसे गौतम जी ने बोला। तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 लेवल पे